साज़े इशरत की सदा मगरिब के ऐवानों में सुन और ईरान में ज़रा मातम की तैयारी भी देख। यानी पश्चिम के महलों में जो ऑर्केस्ट्रा की मधुर मधुर धुनें बज रही हैं उसे भी सुनो और ईरान में शोक की तैयारियों पर भी नज़र रखो। अल्लामा इकबाल ने ये बात आज से बहुत पहले लिखी थी। उस वक्त ईरान में इस्लामिक क्रांति नहीं आई थी, ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक भी नहीं था। लेकिन आज मौजूदा ईरान के हालात पर आप नज़र डालते हैं तो ये बात एकदम फिट बैठती है। मगरिब का सबसे बड़ा रहनुमा यानी अमेरिका कह रहा है कि प्रोटेस्टिंग टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस मदद जल्द पहुंचेगी। ट्रंप का बयान है। अमेरिका जो दुनिया भर में लोकतंत्र भेजने थोपने जैसे आप कहना चाहें करने के लिए जाना जाता था, आज एक मुल्क को जबरन लोकतंत्र बनाने पर आमादा है। अगर अमेरिका ईरान के इस्लामिक रिजीम की छुट्टी चाहता है तो क्या उसका कोई प्लान तैयार है? अगर है तो वो क्या है? असल में ये प्लान किसी के पास नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने ईरान के अधिकारियों से बात ही बंद कर दी है जब तक वो प्रदर्शनकारियों को मारना नहीं बंद करते थे। उन्होंने जल्दी मदद भेजने का वादा भी किया है। क्या ये मदद अमेरिकी सेना के रूप में होगी? ये सवाल बना हुआ है, वक्त जवाब दे देगा इसका। लेकिन जैसे इकबाल ने कहा था, मातम की तैयारी देखने को मिल सकती है ईरान में और ये दुनिया के लिए बहुत भयानक बात है। ईरान के हालात पर हमने राजदूत में 4 एपिसोड्स बनाए हैं, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आज हम ईरान पर नहीं भारत पर बात करेंगे। एक ईरान से जुड़ा अपडेट अंतिम हम ये देना चाहते हैं कि ईरान में रह रहे इंडियन नेशनल्स को भारत के दूतावास ने ये सलाह दी है कि वो मुल्क लौट आएँ, भारत लौट जाएं। भारत के एक ऐसे कुख्यात गैंग की अब हम बात करेंगे जिसके तार दुनिया के कई देशों से जुड़े हुए हैं। उस गैंग के मेंबर आपको खाड़ी देशों में मिलेंगे, अमेरिकाज में मिलेंगे, यूरोप के कई देशों में ये काम करते हैं और कनाडा में तो इसका खौफ बहुत लंबे समय से बना ही हुआ है। हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी आरसीएमपी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है, इल्ज़ाम लगाया है कि बिश्नोई गैंग के भारत सरकार के साथ संबंध हैं। बिश्नोई गैंग पर कनाडा में हत्या करवाने, ड्रग ट्रैफिकिंग और हथियारों की तस्करी करवाने के आरोप हैं। बिश्नोई गैंग को कनाडा की सरकार ने आतंकवादी संगठन भी घोषित करके रखा है, लेकिन फिर भी ये गैंग कनाडा में सक्रिय हैं। पिछले 2 दिनों की ही आप बात कर लीजिए। 12 और 13 जनवरी 2026 को इस गैंग पर कनाडा और भारत में 5 जगहों पर शूटिंग करवाने का इल्ज़ाम लगा। इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आप गूगल पर लिख के देखिए, उसको गूगल कीजिए, तरह तरह की खबरों से इंटरनेट पटा पड़ा रहता है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैंग का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई 2015 से जेल में बंद है। इल्ज़ाम है कि वो जेल के अंदर से अपना काम चला रहा है। फिर ऐसा पहली बार भी नहीं है कि कनाडा ने भारत सरकार और बिश्नोई गैंग के बीच संबंध होने का इल्ज़ाम लगाया हो। नवंबर 2025 में भी कनाडा सरकार की तरफ से बात कही गई थी। अब आरसीएमपी की रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ है। भारत सरकार के साथ गैंग के संबंध वाली बात आधा दर्जन बार इस रिपोर्ट में आती है। कनाडा की ग्लोबल न्यूज़ ने इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए सरकार से रिपोर्ट निकलवाई है, जैसा हमारे यहाँ आरटीआई है, बस वहाँ का एक्ट मजबूत माना जाता है। इस तरह की रिपोर्ट्स भी निकल आती हैं। भारत सरकार ने इस पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही कनाडा की सरकार ने इस रिपोर्ट पर कुछ कहा है। लेकिन एक बात साफ है कि बिश्नोई गैंग और भारत सरकार के बीच संबंध होने वाली बात सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के दिमाग से उपजी नहीं हो सकती। कनाडा में प्रधानमंत्री बदल चुका है। अब मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने के हक में माने जाते हैं। कनाडा के कुछ सिख संगठन उन पर यह इल्ज़ाम तक लगाते हैं कि बिश्नोई गैंग के संबंध में वो भारत सरकार से इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उन्हें भारत के साथ धंधे पर ज़्यादा ध्यान देना है। सनद रहे 18 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हो गई थी। जस्टिन ट्रूडो ने इसका इल्ज़ाम भारत सरकार पर लगाया। इसके बाद कनाडा और भारत के बीच राजनयिक संबंध बहुत तेज़ी से ख़राब हुए। यहाँ से डिप्लोमेट्स एक्सपेल हुए, वहाँ से डिप्लोमेट्स एक्सपेल हुए। तब भारत कनाडा संबंधों पर नज़र रखने वाले कहने लगे कि ट्रूडो इस तरह की बातें इसलिए करते हैं ताकि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के वो वोट बटोर सकें और भारत कनाडा संबंध तभी सुधरेंगे जब ट्रूडो की जगह कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। अब कार्नी आ गए हैं और भारत कनाडा संबंधों में सुधार भी आया है। लेकिन कनाडा के सिस्टम के भीतर से वैसी ही बातें आ रही हैं जैसी ट्रूडो के वक्त में आ जाया करती थी। कुछ खालिस्तान समर्थक संगठन ये भी कह रहे हैं कि सिखों की जान से ज़्यादा कार्नी को भारत के साथ धंधे की पड़ी है। ग्लोबल न्यूज़ लिख रहा है कि ये सब ट्रंप के टैरिफ की वजह से हो रहा है। कनाडा पिछड़ना नहीं चाहता, इसलिए भारत के साथ धंधा करने का हिमायती बन रहा है। यानी दोनों बातें हैं, कनाडा के दिल में शुबहा भी है और धंधे की परवाह भी। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे बिश्नोई गैंग कनाडा में कैसे काम करता है, आरसीएमपी ने अपनी रिपोर्ट में भारत को लेकर क्या क्या कहा है, क्या क्या इल्ज़ाम है और इन इल्ज़ामों में कितना दम हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं निखिल। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देखेंगे। अब
आरसीएमपी की नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन ने ये रिपोर्ट तैयार की जिसका जिक्र हमने किया। इस रिपोर्ट को शुरुआत में सीक्रेट रखा गया। कब बनाई गई ये रिपोर्ट अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसे प्रोटेक्टेड ए की श्रेणी दी गई, जिसका मतलब होता है कि सिर्फ सरकार के सीनियर अधिकारियों और सिक्योरिटी एजेंसीज तक के ही सीमित रहनी है। लेकिन जैसे हमने पहले बताया, ग्लोबल न्यूज़ ने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दस्तावेज को हासिल कर लिया, अब पब्लिक कर दिया है। रिपोर्ट के आने के बाद कनाडाई सुरक्षा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। ग्लोबल मीडिया के मुताबिक इस रिपोर्ट का बुनियादी मकसद ये था कि कनाडा सरकार और वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसीज को बिश्नोई गैंग की ताकत बताई जा सके, उसकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति क्या है, आपराधिक गतिविधियाँ कैसी हैं, इन सब बातों से अवगत कराया जा सके। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला दावा यही है कि गैंग भारत सरकार के इशारों पर काम करता है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम, और ये भारत सरकार के हितों को आगे बढ़ा रहा है गैंग। इस रिपोर्ट में ये कथन हमने पहले भी बताया, आधा दर्जन बार लिखा है। अब इस रिपोर्ट का मिजाज बड़ा सख्त है। कनाडा वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन मानता है। उसकी सरकार इल्ज़ाम लगाती है कि ये गैंग पैसे, धमकी, हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों की तस्करी और लोगों को डराने धमकाने में शामिल है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि बिश्नोई गैंग के पीछे न कोई राजनीति और न ही कोई धार्मिक विचारधारा है, बल्कि ये पैसों के लिए काम करती हैं। सुपारी लेकर ये गैंग हत्या करवाता है। रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि भारत सरकार इसका इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ करती है जो उनकी नीतियों से असहमत हों। इस बात से वैसे सहमत हुआ नहीं जा सकता, जो आतंकवादी हैं वो हमारी नीति से असहमत नहीं हैं, वो आतंकवादी ही हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में इस गैंग के 700 से ज़्यादा मेंबर हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में एक्टिव हैं। अखबार के मुताबिक गैंग कनाडा में भी एक्टिव है, जहाँ वो लोगों से वसूली करता है, लोगों को धमकियाँ देता है और कई मौक़ों पर उसने वहाँ हत्याएँ भी करवाई हैं। लेकिन भारत की धरती से उपजा ये गैंग कनाडा तक कैसे पहुंचा? लॉरेंस का जन्म और परवरिश पंजाब के फजिल्का में हुए, जो कि राजस्थान से बहुत दूर नहीं है। उसका परिवार सामान्य किसान परिवार था और शायद इसलिए शुरुआती दिनों में ऐसा माना जाता था कि लॉरेंस भी साधारण ही पढ़ाई करेगा और वही जिंदगी जिएगा जो लाखों किसान परिवारों के बच्चे जीते हैं। लेकिन हालात ने उसकी दिशा बदली। पहले डीएवी कॉलेज और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला लिया। छात्र राजनीति में शामिल हुआ, जहां चुनाव जीतने का मतलब सिर्फ भाषण देना नहीं होता, बल्कि ये भी दिखाना होता है कि दबदबा किसका है, किसका ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा लोग हैं, किसके पास ज़्यादा मसल पावर है। और यही लॉरेंस की कहानी का बड़ा मोड़ था। हॉस्टल्स में मारपीट, यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में मारपीट, शुरू में ये सब चला। फिर धीरे धीरे उसने लोकल नेताओं और व्यापारियों से कॉन्टैक्ट बनाए, उसका नाम आगे बढ़ा। अब वो कॉलेज से बाहर भी मारपीट करने लगा, थाने में नाम आने लगा उसका। भारत में अपराध की दुनिया अक्सर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती। छोटी गुंडागर्दी से शुरू होकर गैंग में तब्दील होता है अपराधी, फिर गैंग का नेटवर्क राज्यों में फैलता है और अंत में किसी न किसी राजनीतिक पार्टी या किसी बड़े व्यापारी से जुड़ जाता है। बिश्नोई गैंग के साथ भी यही हुआ। जब तक लॉरेंस कॉलेज से बाहर निकल रहा था, तब तक पंजाब हरियाणा सीमा पर कई ऐसे क्रिमिनल ग्रुप्स मौजूद थे जो प्रभाव के लिए लड़ते थे। ज़मीन विवाद, शराब के ठेके, रेत खनन, एग्रीकल्चर मंडियों पर कब्जा। लॉरेंस ने सभी छोटे मोटे गिरोहों को एक किया, उनके गुंडों को तोड़ा, अपनी गैंग में शामिल किया। बहुत जल्दी एक संगठित गिरोह का वो नेता बन गया, जिसकी सबसे खास बात थी नेटवर्किंग। इस बीच पंजाब में परिस्थितियां बदली। 2000 का जो दशक था, उसमें पंजाब ड्रग तस्करी के लिए एक बड़ा ट्रांजिट हब बना। नशीले पदार्थों की आपूर्ति पाकिस्तान सीमा से होने लगी और फिर पंजाब हरियाणा के रास्ते पूरे देश में ये आगे जाने लगी। तो ये जो ड्रग्स का बाजार था, इसमें पैसा भी बहुत था और जान का जोखिम भी। तो गैंग ने अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू किया। इसमें भी बिश्नोई गैंग ने खूब पैसा बनाया, लेकिन लॉरेंस बस यहीं सीमित नहीं रहना चाहता था। वो समझ गया था कि भारत में बहुत दिनों तक ये काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि पुलिस केसेस में उसका नाम बहुत आने लगा। स्टेट्स की जो एटीएस होती हैं पुलिस में, पीछा करने लगी। इसलिए उसने अपने नेटवर्क को विदेश में बढ़ाया और ये एक ऐसा फैसला था जिसने बिश्नोई गिरोह को भारत के अपराध इतिहास से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध की दुनिया में धकेला। भारत से कनाडा, ब्रिटेन, यूएई और यूरोप में जाने वाले पंजाबी मूल के युवाओं का एक बड़ा वर्ग पहले से मौजूद था। इनमें से कई नौजवान गरीब परिवार से आते थे, वो विदेश पैसा ही कमाने जाते थे। बिश्नोई गैंग ऐसे लोगों को टारगेट करता था कि हमारे गैंग में शामिल हो जाओ, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई डिग्री नहीं लेनी, पैसा हम देंगे। ग्लोबल न्यूज़ के मुताबिक कनाडा और खासकर ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो के शहरों में बिश्नोई गैंग के बहुत मेंबर्स हैं। रिपोर्ट दावा करती है कि गैंग ने विदेशों में अपना ऑपरेशन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलाया। रिपोर्ट इल्ज़ाम लगाती है कि भारत में मौजूद लॉरेंस ब्रीफिंग देता है, हथियार भी यहाँ से जाते हैं, टारगेट फिक्स होते हैं और बाहर रहने वाले लड़के फिर काम को अंजाम देते हैं।
धीरे धीरे इस गैंग ने सोशल मीडिया में भी अपनी प्रेजेंस बनाई है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर कल्ट बनाया। नए लड़के इन पेजेस पर दिखने वाले पावर, गन और रॉब से प्रभावित हुए और गैंग को ज्वाइन करने लगे। 2014 में बिश्नोई को पहली बार राजस्थान पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में पकड़ा गया और वहीं गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा गया और तब से वो अलग अलग जगह से होते हुए साबरमती जेल में बंद हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस के मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 303 के तहत रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी किया हुआ है। जब तक ये ऑर्डर प्रभावी है तब तक लॉरेंस को इस जेल से मूव नहीं किया जा सकता। अदालत में पेशी भी होनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है और नवंबर 2025 में तीसरी बार इस रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर को एक्सटेंड किया गया था। बिश्नोई का केस 2022 में और हाईलाइट हुआ जब सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में नाम आया उसका। इसने बिश्नोई गैंग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दी, ऐसी पहचान जिसकी कल्पना इन्होंने भी शायद कभी की नहीं होगी। इस एक घटना से विदेश में उसका गिरोह मजबूत हुआ। अब सवाल उठता है कि ये विदेश में जो नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं वो कैसे चलता है। जवाब है हवाला और नकली कंपनियों से पैसा लेकर। हवाला के जरिए पैसा भेजा जाता है, सोशल मीडिया से लड़कों की भर्ती होती है। बिश्नोई तो जेल में है, वहीं से काम देखता है, वहीं से इंटरव्यू देता है, इसलिए प्रशासन और सरकार ही निशाने पर आते हैं क्योंकि बिश्नोई तो जेल में है और यही बात भारत से निकलकर विदेश तक भी पहुंचती है। इसलिए कनाडा जैसे देशों को इस तरह की बातें करने का मौका मिल जाता है कि जो जेल में व्यक्ति बैठा हुआ है ये सब कैसे कर रहा है। कनाडा की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार पर ये इल्ज़ाम लगाए हैं। ध्यान रहे, कनाडा की सरकार ने अभी तक नहीं लगाए हैं इस रिपोर्ट के आलोक में और जानकार कहते हैं कि कार्नी ऐसा करने से बचेंगे भी क्योंकि उन्हें भारत के साथ धंधा करना है। दोनों देशों के बीच हर साल लगभग 8.6 बिलियन डॉलर का माल आता जाता है। भारत का निर्यात लगभग 4.2 बिलियन डॉलर है। कनाडा से जो हम आयात करते हैं 4.4 बिलियन डॉलर का है। भारत से कनाडा को दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, लोहा, स्टील वगैरह भेजे जाते हैं, अनाज और मसाले भी। वहीं कनाडा से भारत को आती हैं दालें, फर्टिलाइज़र, एनर्जी प्रोडक्ट्स, कीमती पत्थर और कुछ कृषि उत्पाद। दोनों देश चाहते हैं कि इसे 2030 तक लगभग 50 बिलियन डॉलर किया जाए, लेकिन 2024 में जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामों की वजह से बात अटक सी गई थी। अब कहानी के आने से संभावनाएं फिर दिखती हैं। इसी बीच बिश्नोई का मुद्दा आ गया है। जैसे हमने पहले बताया, भारत सरकार ने अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन भारत सरकार उसे अपराधी मानती है। लॉरेंस बिश्नोई पर हिंदुस्तान में भी हत्या, ड्रग, एक्सटॉर्शन जैसे गंभीर आरोप हैं। कई राज्यों में मामले दर्ज हैं उसके खिलाफ और वो जेल में तो बंद है ही। जांच एजेंसियां जैसे NIA और पुलिस उसके नेटवर्क और गैंग के खिलाफ मुकदमे चला रही हैं। भारत सरकार लॉरेंस को एक खतरनाक क्रिमिनल मानती ही है और उसके नेटवर्क को तोड़ने के लिए कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। उसके गैंग मेंबर्स की गिरफ्तारी की खबरें भी आती ही रहती है। तो हमें देखना है कि जो दोबारा लॉरेंस बिश्नोई वाला एंगल आ गया है भारत कनाडा संबंधों में, उसका असर आने वाले दिनों में क्या रहेगा। आज का राजदूत साजिद ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।